कभी सोचा है कि भारत, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं, वो एक राष्ट्र के तौर पर कैसे बंधा हुआ है? इसका जो ब्लूप्रिंट है, जो इसकी बुनियाद है, वो हमारे संविधान के पहले ही भाग में छिपी है। तो चलिए आज इसी बुनियाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर हमारा संविधान भारत को देखता कैसे है? इसकी परिभाषा क्या है? इस सवाल का जवाब हमें सीधे संविधान के पार्ट 1 में मिलता है। जी हाँ, जवाब है पार्ट 1 में। ये वो हिस्सा है जो हमारे देश की पहचान की नींव रखता है। इसमें जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं, वही हमें बताते हैं कि भारत असल में है क्या। इस भाग का ऑफिशियल टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सुनने में ये शायद थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे देश की एकता की कहानी का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर है। अब चलिए सीधे चलते हैं आर्टिकल 1 पर। ये आर्टिकल आप कह सकते हैं संविधान का पहला ही शब्द है और शुरुआत में ही दो बहुत बड़ी बातें कह देता है जो भारत की पूरी पहचान को तय कर देते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद है। संविधान बनाने वालों ने हर एक शब्द को बहुत बहुत सोच समझकर चुना था। तो राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं है जो अलग अलग राज्यों ने मिलकर किया हो। नहीं, बल्कि भारत एक पूरा का पूरा देश है, एक परिवार की तरह, जिसमें से किसी भी सदस्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, अगर भारत इतना अखंड है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर अक्सर हम ये कैसे सुनते हैं कि कोई नया राज्य बन गया या किसी राज्य की सीमा बदल गई? भाई, ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आर्टिकल 2 और 3 की। आर्टिकल 2 हमारी पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ी पावर देता है। पावर ये कि वो भारत संघ में, मतलब हमारे देश में, किसी नए राज्य को शामिल कर सकती है या किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। और इसका सबसे क्लासिक, सबसे बड़ा उदाहरण है सिक्किम का भारत में विलय। जब 35वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो वो इसी आर्टिकल 2 की शक्ति का इस्तेमाल करके हुआ था। सोचिए, देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब आता है आर्टिकल 3, और सच कहूं तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये पार्लियामेंट को देश के अंदर का नक्शा बदलने की पावर देता है। जी हां, देश के अंदर ही। मतलब पार्लियामेंट किसी भी राज्य का एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर बिल संसद में आता है, फिर उसे जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उसकी विधानसभा में भेजा जाता है उनकी राय जानने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है, और आखिर में पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास कर देती है और बस हो गया काम। ये केंद्र और राज्यों के पावर बैलेंस को साफ साफ दिखाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को सोने पे सुहागा बनाता है आर्टिकल 4। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई मुश्किल 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल कानून की तरह इसे पास किया जा सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इन सब बातों का, इन सारे आर्टिकल्स का निचोड़ क्या है? ये सब हमें भारत के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताते हैं? निचोड़ ये है कि पार्ट 1 हमारे देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखता है। ये इस बात पर जोर देता है कि राज्य जरूर हैं, हमारी विविधताएं हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे आखिर में हम एक राष्ट्र हैं। भारत एक है। तो ये सब मिलकर भारत की एक बहुत ही खास पहचान बनाते हैं। ये एक ऐसा देश है जो ढांचे में तो फेडरल है, मतलब यहाँ केंद्र भी है और राज्य सरकारें भी हैं, लेकिन इसकी आत्मा, इसका दिल पूरी तरह से एकात्मक है, यूनिफाइड है। इसे एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह समझ सकते हैं, जिसकी कई शाखाएं हैं जो हमारे राज्य हैं, लेकिन उन सभी को जोड़ने वाली जड़ें एक ही हैं, जो पूरे देश को मजबूती से एक साथ बांधे रखती हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। केंद्र सरकार के पास ये जो असाधारण शक्ति है कि वो राज्यों की सीमाओं को फिर से बना सकती है, ये शक्ति आज के भारत में केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते को, उनके पावर बैलेंस को किस तरह से प्रभावित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।